नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विश्व बैंक ने दुनिया भर में कामकाजी महिलाओं को लेकर एक दिलचस्प सर्वे किया है। इस अध्ययन के मुताबिक महिलाओं के सामने आज भी चुनौतियों का अंबार है। घरेलू कामकाजों के अलावा उन्हें दफ्तरों में भी रोजाना पुरुषों से मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल दरअसल ये है कि दफ्तरों में कामकाज वो कब करेंगी, कैसे करेंगी, इसको भी काफी हद तक घर के पुरुष सदस्य ही तय कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के बहाने विशेष में आज हम कामकाजी महिलाओं की हालात की पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का क्या योगदान है, भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए क्या कानून है और उनकी चुनौतियां क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष। वर्ल्ड बैंक की महिला कारोबार और कानून 2016 रिपोर्ट पूरी दुनिया में महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा कर रही है। 173 देशों में सर्वे के आधार पर तैयार की गई ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के कई देशों में महिलाओं को कामकाज और कारोबार के क्षेत्र में कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर उनकी आर्थिक तरक्की पर भी पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कई बार घरेलू, सामाजिक और कानूनी वजहों से महिलाओं को नौकरी तक छोड़नी पड़ रही है। दुनिया की आबादी में महिलाएं खेत खलिहान से लेकर अंतरिक्ष तक, रक्षा से राजनीति तक, कारोबारी जगत से किसी भी देश की आर्थिक उन्नति तक, समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की दमदार मौजूदगी दिखाई देती है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, जो वर्ल्ड बैंक की महिला कारोबार और कानून 2016 की रिपोर्ट में बयां होता है। 173 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति की पड़ताल करती रिपोर्ट के मुताबिक 173 देशों में से 100 देशों में महिलाओं को नौकरियों में तमाम कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आत्मनिर्भरता के लिए कोई उद्योग या उद्यम लगाने में भी महिलाओं के सामने दिक्कतें पेश आती हैं। इतना ही नहीं, कानूनी प्रावधानों के चलते 18 देशों में महिलाओं को नौकरी करने के लिए अपने पति से मंजूरी लेनी जरूरी होती है, यानी महिलाएं अपनी मर्जी से नौकरी भी नहीं कर सकती। कई देशों के कानून महिलाओं की आर्थिक तरक्की में बाधा पैदा करते हैं, जिसके चलते कई बार उन्हें नौकरी तक छोड़नी पड़ती है। बेसिकली पेट्रियार्कल सेटअप है इंडिया में भी, बाहर के देशों में भी, तो अब वुमेन उसकी जकड़ से निकल रही हैं। बट आई थिंक बहुत ज़रूरी है उसमें एक चीज़ जो स्ट्रेस की है कि लॉज जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, बोथ मेन एंड वुमेन के लिए लॉज इक्वल होने चाहिए। और मैंने ये देखा है जब लॉज इक्वल होते हैं तो वो वुमेन को इनकरेजमेंट देता है, फैमिलीज़ की इनकरेजमेंट ज़रूरी होती है, गवर्नमेंट की इनकरेजमेंट ज़रूरी होती है, ताकि वुमेन अपनी पूरी पोटेंशियल से अपना काम कर सकें। कारोबारी क्षेत्र में महिलाओं के सूरत हाल पर यह रिपोर्ट कई चौंकाने वाले खुलासे करती है। रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों में सामाजिक और पारिवारिक वजहों के चलते कामकाजी महिलाओं को अपने खर्चों को सीमित करना पड़ता है, यानी महिलाओं की आय पर उनका हक नहीं होता। परिवार से लेकर कार्यस्थलों पर महिलाएं हिंसा का शिकार भी होती हैं। दुनिया के 41 देशों के कुछ निश्चित फैक्ट्रियों में महिलाओं को काम करने की मनाही है। वहीं कई देशों में महिलाओं को जोखिम भरे काम करने से रोका जाता है, जबकि 29 देशों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट नहीं करने दी जाती। वर्ल्ड बैंक समूह के अध्यक्ष जिम योंग किम ने महिला कारोबार और कानून 2016 रिपोर्ट जारी करने के बाद कहा कि ये एक घोर अन्याय है, जिसे समाज ने महिलाओं के नौकरी पाने की क्षमता या आर्थिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी हर क्षेत्र में अवसर पाने की हकदार हैं, फिर वो चाहें जहां भी रहें। रिपोर्ट बताती है कि 173 देशों में से 155 देशों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक कानून है। रिपोर्ट के मुताबिक 100 देशों में लैंगिक आधार पर महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जबकि 46 देशों में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा से उनकी सुरक्षा के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। वर्किंग महिलाएं एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को बूस्ट देती हैं, क्योंकि आज अगर मैं काम कर रही हूँ, मेरे घर में एक कुक है, मेरे घर में एक ड्राइवर है, तो आई एम क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, राइट। इतने और मेरी तरह और भी महिलाएं काम करती हैं, तो उनके घर में जो महिलाएं आके काम करती हैं, उनके लिए इकोनॉमी, दैट मनी इज गोइंग समवेयर इन सोसाइटी, सो यू आर बिल्डिंग एम्प्लॉयमेंट। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक 30 देशों में विवाहित महिलाएं अपनी मर्जी से ये तय नहीं कर सकती कि उन्हें कहां रहना है, जबकि 19 देशों में वो पति का आदेश मानने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य होती हैं।
मोहम्मद फतेह टीपू के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। 2009 से वर्ल्ड बैंक महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट के जरिए पूरी दुनिया में महिलाओं की स्थिति का आकलन करते हुए आ रहा है। 2016 के इस रिपोर्ट में 7 अहम संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है। ये संकेतक कारोबार, रोजगार, संपत्ति, कार्यस्थल पर प्रोत्साहन, महिलाओं के खिलाफ कानूनी प्रावधानों से जुड़े हुए हैं। इसके जरिए 173 देशों में महिलाओं के सूरत हाल की पड़ताल की गई है। विश्व बैंक दुनिया के तमाम देशों में सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाता रहा है। समाज कल्याण की अनेक योजनाओं के लिए ये दुनिया के तमाम देशों को फंड मुहैया कराता है। इसके अलावा ये विभिन्न सर्वेक्षणों के जरिए कारोबारी और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति की पड़ताल भी करता है। महिला, कारोबार और कानून 2016 वर्ल्ड बैंक की ऐसी ही चौथी रिपोर्ट है। रिपोर्ट में 7 अहम संकेतकों के जरिए दुनिया भर में महिलाओं की कारोबारी और आर्थिक स्थिति का आकलन किया गया है। 2016 की महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान, अल्जीरिया, म्यांमार समेत 32 देशों में विवाहित महिलाएं स्वतंत्र तौर पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। बहरीन, कैमरून, चिली, ईरान जैसे 30 देशों में विवाहित महिलाओं को कानूनी तौर पर घर के मुखिया की मान्यता हासिल नहीं है। अफगानिस्तान, ओमान, कतर समेत 30 देशों में महिलाएं अपनी पसंद के मुताबिक रहने का स्थान नहीं चुन सकती। मिस्र, अल्जीरिया, कैमरून, अफगानिस्तान, सऊदी अरब जैसे 10 देशों में विवाहित महिलाओं को स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय पहचान पत्र हासिल नहीं होता है, जबकि ईरान, इराक, कतर और सऊदी अरब जैसे 6 देशों में शादीशुदा महिलाएं स्वतंत्र रूप से विदेश यात्राएं नहीं कर सकती हैं। मैरिज हो जाती है, अगर उनको हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिले तो प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इवन मेन हैव टू बी इक्वल कंट्रीब्यूटर्स एट होम। वो अपने बच्चों को छोड़ के कहाँ जाए। होता क्या है, वो अपने करियर शुरू तो कर लेती हैं पर उसके बाद उनको छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती अपने बच्चे पालने के लिए, अपने घर गृहस्थी संभालने के लिए। तो अगर उनको वो सपोर्ट मिले, अगर कॉर्पोरेट्स उनको सपोर्ट करें बाय गिविंग देम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, सेफ्टी, मैटरनिटी लीव्स, अदर लीव्स, तो हालांकि लॉज हैं इंडिया में, तो लॉज हैं पेड मैटरनिटी लीव वगैरह की, बट सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ भी अब आ गया है, काफ़ी लॉज आ रहे हैं। और जैसे अब वुमेन डायरेक्टर्स का भी, अब देखिए वुमेन डायरेक्टर का भी लॉ आया दैट एवरी कॉर्पोरेट हैज़ टू हैव 1 वुमेन डायरेक्टर, तो उससे भी बहुत एनकरेजमेंट सपोर्ट मिलता है वुमेन को। 4 देशों भूटान, पाकिस्तान, सूरीनाम और कांगो में विवाहित महिलाएं व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती हैं। 2 देश कांगो और नाइजर में शादीशुदा महिलाएं बैंकों में स्वतंत्र रूप से खाता नहीं खोल सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 72 देशों में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को राजनीति में आरक्षण हासिल है, जबकि 65 देशों में स्थानीय स्तर पर राजनीति में आरक्षण है। चिली ने चुनाव सुधारों को लागू करते हुए महिला उम्मीदवारों के लिए 40% सीट आरक्षित की है, जबकि सऊदी अरब ने राष्ट्रीय चुनाव में महिलाओं के लिए 20% सीटें सुरक्षित करने का प्रावधान किया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि बीते 2 सालों में दुनिया के कई देशों ने कारोबारी और आर्थिक जगत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की पहल की है। मोहम्मद फतेह टीपू के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और अब बात भारत की, तो भारत में महिला पुरुषों में भेद छिपा नहीं है। शुरुआत में ये फर्क सामाजिक स्तर पर सीमित था, लेकिन IMF जैसी संस्थाओं का मानना है कि कामकाज में अगर लिंग भेद खत्म हो जाए, यानी कि पुरुषों और महिलाओं को बराबरी दी जाए, तो देश की GDP 27% तक बढ़ सकती है। लेकिन बीते कुछ दशकों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि महिलाओं की आबादी के हिसाब से कार्यबल में उनकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है। भारत में कामकाजी महिलाओं की ये कुछ आम तस्वीरें हैं, लेकिन महिलाओं के काम करने का चलन भारत में बहुत पुराना नहीं है। एक दौर था जब देश में महिलाओं का दायरा घर की देखभाल और चूल्हे चौके तक सिमटा रहता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ सामाजिक सोच बदली और महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आजादी के 6 दशक बाद भी कामकाज में महिलाओं की बराबर भागीदारी आज भी सुनिश्चित नहीं हो पाई। आज भारत में महज 33% महिलाएं कामकाजी हैं, जबकि वैश्विक औसत 50% है और पूर्वी एशिया में तो ये अनुपात 63% है। जैसे ही फॉर शी कैंपेन हुआ था अमेरिका में, तो एमा वॉटसन है, वो भी आगे आके बोली कि एक बड़ा अच्छा कोट था जो वो बोली कि जब तक वुमेन इक्वल कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, जब वुमेन को इक्वल स्पेस नहीं दिया जाएगा, तब तक पूरे ग्लोब का विस्तार हो ही नहीं पाएगा।
1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद ये महसूस हुआ कि बढ़ते विकास के अनुपात में कामकाजी महिलाओं की तादाद बढ़ेगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसके उलट हुआ। NSSO के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि काम से जुड़े या काम की तलाश में रहने वाले लोगों की तादाद में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार घटी है। 1983 में 15 से 59 साल की आबादी में ऐसे 90.5% पुरुष थे, जबकि 40% महिलाएं काम या काम की तलाश से जुड़ी थीं। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की ये आबादी 45% थी, जबकि शहरों में सिर्फ 23%। इसके ठीक 10 साल बाद देश में 85.6% पुरुष रोजगार से जुड़े या रोजगार की तलाश में थे, जबकि देश में ऐसी 46.5% महिलाएं थीं। में ऐसी 53% महिलाएं थीं, जबकि शहरों में 23%। 1999 में देश में कुल 85.6 पुरुष काम से जुड़े या उसकी तलाश में थे, जबकि इस दौरान ऐसी महिलाओं की तादाद घटकर 38.9 रह गई। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की यह तादाद और घटकर 45.2 और शहरों में 22.5 हो गई। 2004 में देश के कुल वर्कफोर्स पर 85.5% पुरुषों की हिस्सेदारी थी, जबकि महिलाओं की तादाद और घटकर 38.6 हो गई। ग्रामीण इलाकों में ये तादाद 44.7 हो गई, जबकि शहरों में ये कुछ बढ़कर 24.3 हो गई। 2007-8 की बात करें तो देश में कुल काम या उसकी तलाश से जुटे 84.6 पुरुष वर्कफोर्स का हिस्सा थे, जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी महज 32% रह गई। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की यह तादाद 37.6 रह गई, जबकि शहरी इलाकों में ऐसी सिर्फ 19.7 महिलाएं रह गईं। वर्ल्ड ओवर अगर आप देखें तो महिलाओं का परसेंटेज जब एजुकेशन लेवल पे होता है तो काफ़ी हाई होता है। कॉर्पोरेट्स में भी जब वो एंटर करते हैं द परसेंटेज इज़ वेरी हाई, बट जैसे जैसे ग्रोथ होती है द परसेंटेज ड्रॉप्स। तो जहाँ एंट्री लेवल 53% विमेन होती हैं, विच इज़ आउटशाइनिंग मेन एक्चुअली एंट्री लेवल, एज दे गो टुवर्ड्स टॉप वो परसेंटेज 19 से 20% रह जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 1990 के 40% से घटकर 2004-5 में 29.4% रह गई। 2009-10 में ये और घटकर 23.3 और 2011-12 में और घटकर 22.5% रह गई। इसी आंकड़े को आधार मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने साल 2009-10 में 130 देशों में भारत की FLFP रैंक 120 रखी, यानी नीचे से 11वें नंबर पर। ILO ने इस दौरान ग्रामीण और शहरी महिला कामगारों की बढ़ती खाई पर भी चिंता जताई। हालांकि सरकार इसके पीछे कई वजह मानती है। इसी साल मार्च में राज्यसभा को दी गई एक जानकारी में केंद्र सरकार ने बताया कि साल 2004-5 से 2011-12 के दौरान महिलाओं के रोजगार में गिरावट की वजह खास तौर से महिलाओं के बीच श्रम बल सहभागिता दर में कमी, सहायक रोजगार में गिरावट, वास्तविक मजदूरी में वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्तर में बढ़ोतरी और शिक्षा में भागीदारी का उच्चतर स्तर वगैरह हो सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी में तो महिलाओं की बहुत भागीदारी, अब हर नेशन का देखें, जैसे डिफरेंट नेशंस में महिलाओं ने डिफरेंट वेज में कंट्रीब्यूट किया है। भारत में शुरू हुए तो अब देखा जाए तो मतलब कि काफ़ी इसमें जो जैसे मैंने बात की फाइनेंशियल सर्विसेज में, बैंकिंग सेक्टर में, सर्विस इंडस्ट्रीज़ में अब महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। जो लीडिंग इनफैक्ट जो लीडिंग चेयरमैन्स हैं, MD CEOs हैं, वो सारी वुमेन हैं इस सेक्टर में, मोस्टली वुमेन है। हालांकि देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर कई बार मंथन हो चुका है, लेकिन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख क्रिस्टीन लागार्ड ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर भारत के कार्यबल में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर पुरुषों के बराबर कर दी जाए तो GDP में 27% तक का इजाफा हो सकता है। साफ है कि देश में विकास में महिलाओं की बराबर भागीदारी का लोहा दुनिया भी मान रही है। भारत इस ओर कदम बढ़ा चुका है, लेकिन बड़ा परिवर्तन दिखना अभी बाकी है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। भारतीय श्रम बाजार पर नजर दौड़ाएं तो बेहद निराश करने वाले आंकड़े सामने आते हैं। ज्यादातर मजदूर असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा चिंताजनक मामला यह है कि चाहे संगठित हो या असंगठित, दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। हालांकि भारत का संविधान कामकाज में किसी भी तरह के लैंगिक भेदभाव को नामंजूर करता है और समय समय पर कामकाजी महिलाओं के लिए और भी कानून बनाए। लेकिन आइए देखते हैं कि देश में महिलाओं के लिए इस वक्त कौन कौन से अहम कानून मौजूद हैं।
कामकाज से लेकर खेतों में और कॉल सेंटर से लेकर सेना में महिलाओं की मौजूदगी अब हर तरफ देखी जा रही है। भारत में बीते 4 दशकों में कामकाजी महिलाओं की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। आज करीब 9.5 करोड़ महिलाएं देश में कामकाजी हैं, लेकिन पुरुषों के मुकाबले ये संख्या बहुत कम है, 4 गुना कम। आज भी ज्यादातर महिलाएं खेती और मजदूरी के कामों में लगी हैं, फिर भी शहरी इलाकों में दफ्तरों में महिलाओं की तादाद पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है। लिहाजा दफ्तरों में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए कुछ विशेष कानून बनाए गए। देयर आर लॉज बट कंपनीज कई बार इतनी इफेक्टिवली उसको मतलब कि इम्प्लीमेंट नहीं करती, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत इफेक्टिव होना ज़रूरी है और गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि इन सारे लॉज का कंपनीज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रही हैं नहीं कर रही हैं, वो थोड़ा उनको मतलब बहुत ज़रूरी है कि वो ये देखें। देश में ऐसे कई कानून बने जिससे कारखानों के भीतर महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जा सके। 1948 में बने फैक्ट्रीज एक्ट में महिलाओं के लिए अलग से कई उपबंध शामिल किए गए। इस कानून में व्यवस्था की गई कि हर कारखाने के भीतर महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनाया जाए। भाग 48 में ये कहा गया है कि जिन कारखानों में महिला कामगारों की संख्या 30 से ज्यादा होगी, वहाँ 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रेश की व्यवस्था होनी चाहिए। कानून के मुताबिक विशेष परिस्थिति में पुरुषों को 9 घंटे की समय सीमा से ज्यादा भी काम के लिए रोका जा सकता है, लेकिन महिलाओं को 9 घंटे के बाद रोकने पर पाबंदी है। फैक्ट्रीज एक्ट की तरह ही खनन कानून 1952, बीड़ी और सिगार श्रमिक कानून 1966, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर कानून 1979, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 2009 में भी महिलाओं के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनके अलावा भी महिलाओं के लिए देश में समय समय पर कानून बनते रहे हैं। अगर कॉर्पोरेट्स उनको सपोर्ट करें बाय गिविंग देम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, सेफ्टी, मैटरनिटी लीव्स, अदर लीव्स, तो हालांकि लॉज हैं इंडिया में, तो लॉज हैं पेड मैटरनिटी लीव वगैरह की, बट सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ भी अब आ गया है, काफ़ी लॉज आ रहे हैं। और जैसे अब वुमेन डायरेक्टर्स का भी अब देखिए, वुमेन डायरेक्टर का भी लॉ आया दैट एवरी कॉर्पोरेट हैज़ टू हैव 1 वुमेन डायरेक्टर, तो उससे भी बहुत एनकरेजमेंट सपोर्ट मिलता है वुमेन को। देश में दर्जनों कानून बनने के बावजूद महिला कर्मचारियों की शिकायतों की फहरिस्त भी बढ़ती रही। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का मसला इनमें सबसे बड़ा था। इस दिशा में कदम बढ़ाने की कई संगठनों ने मांग की और आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद 2013 में संसद ने एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दी। इस तरह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून 2013 लागू हुआ। इस कानून में सरकारी और निजी दोनों दफ्तरों को शामिल किया गया। कानून के मुताबिक 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाले दफ्तर में आंतरिक शिकायत समिति बनाना जरूरी है। हर जिले में एक शिकायत कमेटी होगी जिसे तफ्तीश के मामले में सिविल कोर्ट के बराबर अधिकार होंगे। दोषी को 50,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। गलत आरोप लगाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इस कानून के बाद देश में कामकाजी महिलाओं को लेकर बहस तेज हो गई। एक तरफ महिलाओं को जहां इससे सुरक्षा मिली, तो दूसरी तरफ कई नुकसान भी हुए। विशाखा गाइडलाइन लागू होने के बाद कई दफ्तरों में इससे बचने के तरीके खोजे जाने लगे। कई जगहों पर तो कानूनी पेंच से बचने के लिए महिला कर्मचारियों को रखना ही बंद कर दिया गया। संवैधानिक समानता और कई कानूनों के बाद भी कामकाजी महिलाओं के हालात आज भी आश्वस्त नहीं करते। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिशें आज भी जारी हैं। हाल ही में G20 ने इस दिशा में एक अहम कदम उठाया। G20 ने सभी सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में निर्णायक ओहदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला किया और इसके लिए Women 20 नाम की एक सहायक संस्था गठित की गई है। आइए देखते हैं इस संस्था की फिलहाल क्या स्थिति है और इससे कितनी बदलेगी महिला उद्यमों की तस्वीर। तुर्की की राजधानी अंकारा में महिलाओं की बेहतरी के लिए बड़ा फैसला हुआ है। G20 देशों ने महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए W20 समूह का गठन किया। सदस्य देशों की ओर से अपने प्रतिनिधियों के ऐलान के बाद इस समूह का पहला सम्मेलन अगले महीने इस्तांबुल में होगा। इस मौके पर तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावुतोगलू ने कहा कि किसी देश की समृद्धि महिलाओं की स्थिति से आंकी जानी चाहिए। In fact, the real heroes of the history are women who courageously pay the price. We should not forget that women should not be just the affected object of history, but women should be the leading power
and the leading subject of the history. IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना लेगार्ड ने इस मौके पर कहा कि महिलाओं की मौजूदगी बढ़ने से गरीबी में कमी आएगी। W20 का लक्ष्य आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना है। G20 का मानना है कि व्यवस्था की बेहतरी के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है, लिहाजा समावेशी विकास के लिए ये फैसला लिया गया। W20 की घोषणा के वक्त संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने कहा कि इससे आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तुर्की की गुल्डन तुर्कतन को W20 समूह की पहली अध्यक्ष बनाया गया है। W20 and to appoint the representatives of Kagidar, Tikat and Kadem as the executive committee of W20. समूह का लक्ष्य 10 करोड़ महिलाओं को रोजगार दिलाना है, छोटे और लघु उद्योगों के लिए महिलाओं की मदद करना है। पिछले साल G20 की बैठक में 2025 तक श्रम शक्ति की भागीदारी में महिलाओं के अंतर को 25% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक विकास में जेंडर समानता को ध्यान में रखते हुए G20 देशों ने ये फैसला लिया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की 85% GDP पर G20 देशों की हिस्सेदारी है, लिहाजा विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने से दुनिया भर में बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल सदस्य देशों से कहा गया है कि वो W20 के लिए अपने प्रतिनिधियों के नाम घोषित करें। इसके लिए महीने भर का वक्त दिया गया है। सारे नामों की घोषणा के बाद अक्टूबर में इसका पहला सम्मेलन इस्तांबुल में तय किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कामकाजी महिलाओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2013 में 72% पुरुषों के मुकाबले 47% महिलाएं रोजगार में लगी थीं, लेकिन उन्हें पुरुषों के मुकाबले 25 से 40% कम पारिश्रमिक मिलता है। इन असमानताओं को दूर करने की दिशा में W20 के सभी सदस्य देश काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ये था आज का विशेष। इजाजत दीजिए, नमस्कार।